हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ मैन और आप सभी लॉ मैन्स का स्वागत है। तो आज हम करेंगे सिटीजनशिप, जिसको हिंदी में नागरिकता भी कहते हैं। तो ये पार्ट सेकंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो सिटीजनशिप है केवल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं डील करता है, उसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 भी इसको डील करता है। तो 26 जनवरी 1950 तक, मतलब 26 जैन 1950 तक जो भी सिटीजनशिप की प्रोसेस थी उसको डील करता था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11। लेकिन उसके बाद का जो भी प्रोसीजर होगा वो जो है डील करेगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। इसमें अलग अलग अमेंडमेंट हुए 1957 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। तो ये सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 to 11 दिया गया है, और ये जो है बता रहा था कि हमारी सिटीजनशिप 26 जैन 1950 को क्या होगी। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 5। तो आर्टिकल 5 डोमिसाइल के बारे में बोल रहा है। तो इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि आप बॉर्न हुए हूँ इंडिया में। जब भी मैं इंडिया बोल रहा हूँ तो यहाँ पर इंडिया का मतलब ब्रिटिश इंडिया से है। ठीक है, आप ब्रिटिश इंडिया में बॉर्न हुए हों, या आपके आइदर पेरेंट्स मतलब आपकी माँ या पिता दोनों में से कोई भी जो है जन्म लिया हो ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली सिटीजन हो जाएंगे इंडिया के ऑन 26 जैन 1950। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं तो आपको 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना होगा इंडिया का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 5। अब देख लेते हैं आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 इज टॉक अबाउट माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन की बात कर रहा है। मीन्स जब पार्टीशन हुआ तो कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उनके लिए ये है आर्टिकल 6। तो वहाँ पर एक डेट दे दी गई 19 जुलाई 1948। तो जो लोग उससे पहले आए, मतलब पाकिस्तान से माइग्रेट होके जो है लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए, वो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन गए इंडिया के। ठीक है, और जो उसके बाद आए 19 जुलाई 1948 के, तो उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन उनको 6 मंथ्स पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना पड़ेगा इंडिया का। और उसके बाद एक एप्लीकेशन जो भी अथॉरिटी होगी, जो गवर्नमेंट ने बनाई होगी, उतने समय शायद एक रजिस्ट्रार और अथॉरिटी थी, तो उसके पास सिटीजनशिप की एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती थी। तो वो जो है उसको वेरीफाई करते थे और वेरीफाई करके सिटीजनशिप दे देते थे। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 6। आप समझते हैं आर्टिकल 7 क्या है। तो आर्टिकल 7 जो है वो है रिवर्स माइग्रेशन। तो रिवर्स माइग्रेशन में क्या हुआ कि जो लोग भी पाकिस्तान माइग्रेट हो गए थे, डेट क्या है 1 मार्च 1947, मतलब 1 मार्च 1947 के जो बाद माइग्रेट हुए थे, मतलब इस डेट के बाद जो लोग माइग्रेट हुए थे वो सिटीजन नहीं होंगे इंडिया के। ठीक है, लेकिन वो सिटीजन बन सकते हैं। कैसे? अगर उन्होंने परमिट लिया हो। परमिट किस चीज़ का? परमानेंट सेटलमेंट का। तो ये दोनों देशों में ये परमिट मिलता था। ठीक है, तो ये जो परमिट है अगर ये मिल गया तो आप 6 मंथ रिसाइड करो, फिर एक एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रार अथॉरिटी थी जो मैंने आपको बताई उसको सबमिट करो, तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाती। तो ये जो है एक सिस्टम
मतलब बनाया गया, क्योंकि उतने समय की जो इमीडिएट समस्या थी वो यही था कि जो लोग जो है माइग्रेट हो रहे थे पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान, उससे कैसे डील किया जाए। तो उसके लिए बनाया ये आर्टिकल 7। फिर आर्टिकल 8 जो फॉरेन रेजिडेंट्स के बारे में बोल रहा है। तो फॉरेन रेजिडेंट्स का यहाँ पे मतलब है, मान लीजिए जब अपना देश आज़ाद हो रहा था और कोई व्यक्ति जो दूसरे किसी मतलब कि फॉरेन कंट्री में रिसाइड कर रहा था, ठीक है, और उसे नहीं मालूम था कि पार्टीशन हो गया है, तो वो जो है सिटीजनशिप अपनी रजिस्टर नहीं करा पाया था। तो वो वहाँ पर ही दूसरे देश में, मान लीजिए वो लंदन में है या फिर वो फ्रांस में है, तो वो वहाँ ही जो काउंसलर ऑफिस था, ठीक है, वहाँ पर जाकर ही काउंसलर ऑफिस, वहाँ पर जाकर ही जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकता था। तो ये हो गया आपका फॉरेन रेजिडेंस जो आर्टिकल 8 में बता रहा है। आर्टिकल 9 आपका बताता नो डुअल सिटीजनशिप। इसमें क्या है कि अगर आप जो है किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेते हो तो आपकी जो सिटीजनशिप इंडिया की है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का जो है जो सिस्टम है वही चलता है, ठीक है। तो इसका जो है आपका नो डुअल सिटीजनशिप किस में दी गई है, आर्टिकल 9 में दी गई है। इसके अलावा जो है आर्टिकल 10 बोल रहा डीम टू बी सिटीजन। देखिए आप अगर कोई लाइसेंस बनवाते हो तो वो एक जो है लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन सिटीजनशिप कभी भी एक्सपायर नहीं हो सकती, जबकि जब तक कुछ ऐसा प्रूफ ना हो जाए या फिर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ ना ले आए तब तक मतलब कि कोई भी आपकी सिटीजनशिप नहीं छीन सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लेते हैं आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में लिखा है कि भाई जो सिटीजनशिप की जो भी पावर है, अब जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी डील किया वो तो डील कर लिया, लेकिन अब जो भी आगे की जो भी टर्मिनेशन होगा, जो भी बर्थ होगी या एक्विजिशन जो भी होगा वो सब पार्लियामेंट डील करेगी लॉ बनाकर। तो आगे की पूरा जो सिस्टम था वो जो है आर्टिकल 11 ने पूरे सिस्टम को दे दिया पार्लियामेंट को कि आप लॉ के थ्रू इसको जो है संचालित करें। तो अब जो है ये आपका जो है संविधान का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया जो समय समय पर अमेंड होता रहा और जिसके तहत सारी जो है सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 ये अमेंड हुआ 1957, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। तो ये अमेंडमेंट हुआ। अब जो है हम देखेंगे आफ्टर द 26 जैन 1950। तो हम एक्वायर्ड कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप? बाय बर्थ कर सकते हैं, बाय डिसेंट कर सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन कर सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। लॉस्ट बाय मतलब कि सिटीजनशिप हमारी कैसे जा सकती है, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, डेप्रीविएशन। तो इन सबको हम जो है डिटेल में डील करते हैं ये सारी चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे एक्विजिशन वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम समझेंगे बर्थ। बर्थ मीन्स होता है जस सोली। जस सोली का मतलब जिस जो है सॉयल में हमने जन्म लिया, या फिर भूमिपुत्र या भूमिपुत्री भी कह सकते हैं। तो इसमें है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 को जिसने भी बर्थ लिया इंडिया में उसको जो है सिटीजनशिप जो है मतलब कि दे दी जाएगी या फिर मानी जाएगी कि वो इंडिया में ही उसका जन्म हुआ है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर 1 जुलाई 1987 मतलब कि 1 जुलाई 1987 से लेके
3 दिसंबर 2004 तक अगर आइदर पेरेंट्स बॉर्न, मतलब कि मम्मी या पापा में दोनों में से किसी का भी जन्म इंडिया में होता है, तो ऐसे पर्सन को भी जो है भारत का सिटीजन माना जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 से लेकर अब तक, ठीक है, बोथ पेरेंट्स जो है जन्म लेने चाहिए इंडिया में, या फिर एक सिटीजन, और मतलब कि एक पेरेंट सिटीजन हो, दूसरा जो है इलीगल माइग्रेंट ना हो। तो ये आपका हो गया जो है बर्थ। ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा, तो डिसेंट। डिसेंट को बोलते हैं जस्ट सैंगुआइन, मतलब बाई ब्लड। जस्ट सैंगुआइन का मतलब होता है बाई ब्लड। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसको बॉर्न आउटसाइड इंडिया भी कहते हैं। ठीक है। अगर कोई बच्चा आउटसाइड इंडिया जो है बॉर्न हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992, मतलब 26 जन 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक अगर फादर इंडियन है तो उस बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है। अगर 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 तक आइदर पेरेंट्स, अब या फादर या मदर दोनों में से एक या दोनों जो है अगर हैं जो है इंडियन सिटीजन, तो उनको जो है उनके बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर 3 दिसंबर 2004 से अब तक, ठीक है, अगर आपका जो है बच्चा पैदा होता है बाहर आउटसाइड इंडिया, तो फिर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंडिया में विदिन 1 ईयर। विदिन 1 ईयर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं करा सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उस पे आपको जो है एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। तो ये आपका हो गया डिसेंट। अब हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। तो उन लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा जो लोग बर्थ और डिसेंट में नहीं आ रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं किन लोगों का होगा। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO का मतलब है हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स। जो लोग भी लगातार 7 साल से इंडिया में रह रहे हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूसरी बात, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया इन अनडिवाइडेड इंडिया। अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब कि पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हुआ है, तो ऐसे सिटीजन को भी जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप दी जाएगी। इसके अलावा पर्सन मैरिड टू इंडियन सिटीजन प्लस 7 ईयर रिसाइड किया हो, मतलब 7 साल यहाँ रहा हो और यहाँ इंडियन सिटीजन के साथ शादी कर ली हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके अलावा माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन, मतलब कि जो भी जो है इंडियन सिटीजन के जो बच्चे होंगे उनको भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके अलावा ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब अगर मेजर हो गया, कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर हो गया, तो उस व्यक्ति को भी अगर उसके पेरेंट्स रजिस्टर्ड सिटीजन हैं तो उसको भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये हुआ आपका जो है रजिस्ट्रेशन। अब हम देखेंगे नेचुरलाइजेशन। तो देख लेते हैं नेचुरलाइजेशन किन लोगों का होगा। तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप किन लोगों को मिलेगी। एक तो वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, दूसरा वो कंटिन्यूअस रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए 1 साल के लिए, और 11 ईयर्स आउट ऑफ 14 ईयर्स, मतलब कि 11 साल 14 साल मतलब कि 14 साल अगर वो रह रहा है तो 11 साल लगातार रहना होगा।
ठीक है, और 1 साल ये, तो कुल मिला के हो गया 12 साल। ठीक है, और जो शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं, किसमें दी गई हैं? शेड्यूल 8 में। ठीक है, तो उसमें से एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, मतलब कि बोल ले और समझ ले। और इंटेंशन टू रिसाइड, मतलब कि रहने का इंटेंशन हो चाहिए, और गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है कि वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको सिटीजनशिप दे या ना दे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो है इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन के थ्रू सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी समझ लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन अगर किसी भी टेरिटरी का कर लिया गया, मान लीजिए क्या, जैसा आप लोग जानते हैं कि सिक्किम को भारत ने अपने में मिलाया था, और उनके जो लोग थे उनको सिटीजनशिप एक लॉ के द्वारा दिया गया था। तो कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को वो चैप्टर, तो उसमें देख लीजिएगा कि सिक्किम के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया। 35th अमेंडमेंट किया गया और 36th अमेंडमेंट किया गया, दोनों में क्या डिफरेंस था ये भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके अलावा आप सिटीजनशिप किस किस तरीके से खो सकते हो। एक तो टर्मिनेशन हो जाएगा। तो टर्मिनेशन तब हो जाएगा कि आप जब किसी दूसरे जो है देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सिटीजनशिप है ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रिनंसिएशन में क्या होगा? रिनंसिएशन मतलब होता है त्याग करना। तो अगर आप अपनी सिटीजनशिप को त्याग करते हो तो फिर ऐसी स्थिति में भी आपका जो है सिटीजनशिप चली जाएगी। आप खुद से ही बोलते हो जाके कि मुझे इस देश की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मतलब भारत की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। और फिर है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब छीन ली जाती है सिटीजनशिप। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो मतलब कि एंटी नेशनल है, या फिर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो इसको आप कहते हो डेप्रीवेशन। तो लॉस्ट बाई भी देख लिया, कैसे कैसे आप सिटीजनशिप खो सकते हो और कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हो। बाकी ये सारे अमेंडमेंट हुए जो है अलग अलग समय पे। अभी जो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ वो 2019 में हुआ, और ये बड़ा कंट्रोवर्सी में भी रहा। तो जो है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो है CAA इसका शॉर्ट फॉर्म है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 2019 में क्या था, ये जो है बोल रही थी कि जो भी इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं, जो भी इल्लीगल माइग्रेंट्स हैं जो कि 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये माइग्रेंट्स किस धर्म के हों? इसमें हिंदू, सिख, बुद्ध मतलब बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस। ठीक है, क्रिश्चियंस। तो ये जो 6 कम्युनिटी हैं, इनको अगर ये लोग 1 दिसंबर 2014 से पहले आई हैं, तो उनको इंडिया सिटीजनशिप देगा। ठीक है, तो पहले क्या था, 12 इयर्स का रूल था, और इन लोगों के लिए रूल कर दिया गया 5 + 1 = 6 इयर्स। ठीक है, तो उन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी में इसलिए रहा क्योंकि इसमें मुस्लिम्स का नाम नहीं लिखा गया, और रीज़न ये दिया गया कि मुस्लिम्स, ये जो तीनों कंट्री हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपका जो है अफ़गानिस्तान, ये जो है कहीं ना कहीं एक
मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री हैं, तो हम लोगों को ये जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे इनको बचाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो अपोजिट पार्टी थी वो कह रही थी केवल इनको ही क्यों नहीं श्रीलंका के तमिल्स को, और क्यों नहीं पाकिस्तान में जो अहमदिया कम्युनिटी है उन लोगों को, क्यों नहीं चाइना के उइगर मुस्लिम को। लेकिन ये एक सरकार की पॉलिसी थी, ठीक है। अब सरकार का जो भी सोचना होता है वो जो है एक बड़े पैमाने पे होता है, तो उनका जो भी सोचना रहा हो। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी थी ये थी, और मैंने आपको वो कंट्रोवर्सी बता दी है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी नहीं याद रखनी है, आपको याद रखना है कि ये अमेंडमेंट क्या था, और इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आ जाए तो आप जो है उसको कर सकते हो। तो ये ही एक उसका सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इन जो माइनॉरिटीज़ है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे सवालों को भी ये छोड़ गया, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद।